हैं खबरों का। सीएम भूपेश बघेल आज राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम गिरौदपुरी धाम के गुरुदर्शन मेले में शामिल होंगे, तो वहीं जोगी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम जाएंगे। वीरांगना अवंतीबाई लोधी बलिदान दिवस समारोह में भी सीएम शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम बिलासपुर में न्यायधानी गौरव सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दो जिलों के दौरे पर आज सीएम भूपेश बघेल रहेंगे। बिलासपुर में न्यायधानी गौरव सम्मान कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वहीं जोगी दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भी सीएम शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल असम में चुनाव प्रचार लौटकर दावा किया कि असम में कांग्रेस की सरकार वापसी करने वाली है। छत्तीसगढ़ में ठगा गया था यहाँ के किसान। 2100 रुपया देंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, आदिवासियों को नौकरी देंगे। उसी प्रकार से वहाँ भी ठगी हुई है, तो लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और हम लोगों ने यही कहा जो छत्तीसगढ़ में हमने किया है, जो ऋण माफ़ी की, जो 25 रुपये धान खरीदने की बात हुई थी, 4000 कोरब और तेंदुपत्ता खरीदने के बाद 400 रुपये की बिजली बिल आधा, 35 किलो चावल प्रत्येक गरीब परिवार को, ये सब जो बातें बता रहे हैं, तो लोगों को एक विश्वास जम रहा है कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार कर रही है तो यहाँ भी उसी प्रकार से लाभ आम जनता को मिलेगा, ये विश्वास बढ़ा है। एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने नक्सलियों से बातचीत करने के प्रस्ताव से जुड़े सवालों पर कहा कि नक्सली यदि संविधान को मानते हैं और हथियार छोड़ते हैं तो सरकार को उनसे बातचीत करने में कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि वो पहली बात है भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे और हथियार छोड़े, हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैं तो शुरू से बोल रहा हूँ कि वो पहली बात है भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करे और हथियार छोड़े, हम बात करने के लिए तैयार हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों के मुकाबले राज्य में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन कोरोना का बढ़ना चिंता का विषय है। हिसाब से देखें, जैसे महाराष्ट्र 25,000 तक पहुंचा, तो हमारे यहाँ 1000 तक के है। यदि उस संख्या के हिसाब से कहें तो हम अभी भी नियंत्रण में हैं, लेकिन कोरोना का बढ़ना अब पूरे देश में बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। जो दूसरा जो लहर आया है वो सबके लिए चिंता का विषय है। संख्या के हिसाब से धान के उठाव के मसले पर केंद्र सरकार से चल रही तनातनी पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ धोखा कर रही है, लेकिन ये षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। किसानों के खिलाफ, इस प्रदेश के किसानों जो गरीब किसान हैं उनके खिलाफ षड्यंत्र है, और यही षड्यंत्र कर करके 15 साल राज किए थे। लेकिन अब जो षड्यंत्र कर रहे हैं ये उजागर होते जा रहा है, और आपके जो किसान विरोधी मानसिकता है वो स्पष्ट हो रहा है। छत्तीसगढ़ की सियासत में किसान धान पर फिर घमासान शुरू हो गया है। दरअसल राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना की चौथी किश्त का पैसा किसानों को देने जा रही है, जिसके लिए सरकार अपनी स्तर पर फंड की व्यवस्था कर रही है। विपक्ष इसे मुद्दा क्यों बना रहा है, देखिए खास रिपोर्ट। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर एक बार फिर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान शुरू हो गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 21 मार्च को प्रदेश के 18,43,000 किसानों को राजीव गांधी किसान योजना की चौथी किस्त के रूप में 1,104 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि का भुगतान करेंगे। इस योजना में अब तक किसानों को 3 किश्तों में 4,500 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है, जिसमें 21 मई 2020 को पहली किश्त के तौर पर 1500 करोड़ रुपए, 20 अगस्त 2020 को दूसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए और 1 नवंबर 2020 को तीसरी किश्त के रूप में 1500 करोड़ किसानों के खाते में डाले गए। मुझे लगता है कि उनके पास कहने का कुछ नहीं है। भाजपाइयों को जवाब देना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार किसानों को 1868 रुपये से अधिक 1 रुपया भी देने से मना करती है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी इसमें क्या बोलती है, ये पहले उनको स्पष्ट करना चाहिए। किसानों को राशि देने में भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है, इसमें भी उनको अपनी बात कहना चाहिए। बीजेपी इस योजना को अन्याय योजना बता रही है। बीजेपी ने कहा कि सरकार छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबोती जा रही है। किस्तों में होने की वजह से इस योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है।
वादा करके भी किसानों से कांग्रेस वादा खिलाफी कर रही है। ये राजीव गांधी न्याय योजना नहीं, ये राजीव गांधी अन्याय योजना है। 16 महीने में भी पिछले वर्ष के दिसंबर में जिनका धान खरीदा गया उनके खाते में आज तक पैसा नहीं जाना। ये पैसा देने की बजाय नहीं देते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस पैसे का 4 किस्तों में मिलने के कारण किसान कोई उपयोग नहीं कर पा रहा है। और राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर किसानों को पंप का कनेक्शन नहीं मिल रहा है, किसानों को बीज सब्सिडी में नहीं मिल रही है, किसानों को जो उपकरण मिलते हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं। तो किसानों को मिलने वाली विभिन्न प्रकार की सुविधाएं इन्होंने बंद कर दी है, जो किसानों को इससे ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। राजीव गांधी न्याय योजना को लेकर केंद्र सरकार भी इंक्वायरी कर चुकी है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच इस योजना को लेकर मतभेद भी बने हुए हैं। इसके पीछे बड़ा सियासी गणित जुड़ा है। 2018 में धान पर बोनस योजना और किसान कर्ज माफी ही कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। कांग्रेस अपने वादे के मुताबिक आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है। भुगतान के लिए सरकार फिर कर्ज ले रही है। सरकार का तर्क ये भी है कि केंद्र से यदि उनका 21,000 करोड़ रुपए मिल जाता तो उन्हें कर्ज की जरूरत नहीं पड़ती। कुल मिलाकर योजना पर राजनीति का यही सबसे बड़ा कारण है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। वहीं सीएम भूपेश बघेल अब किसानों को चौथी किस्त का भुगतान करेंगे। 21 मार्च को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान होगा। चौथी किस्त में 1104 करोड़ रुपए का भुगतान होगा। अब तक 3 किस्तों में 4500 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और धान उत्पादक 18 लाख किसानों को भुगतान किया गया है। तो सीएम भूपेश किसानों को चौथी किस्त का भुगतान करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान सीएम भूपेश बघेल देंगे और किसानों को राहत राशि मिलेगी। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह के फटी जीन्स वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने उनके बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये लोग घटिया और कुंठित मानसिकता की सोच वाले हैं। आरएसएस वाले खाकी शॉर्ट्स पहनकर निकलते हैं तब उनके घुटने नहीं दिखते हैं क्या? उनके घुटने दिखते हैं तब संस्कार है। महिलाओं के घुटने दिखे तो संस्कार समाप्त। ऐसी सोच वालों को 18वीं सदी में पैदा होना था, ये गलती से 21वीं सदी में पैदा हो गए हैं। महिलाओं को दोयम दर्जे का समझने वाले सीएम का पुरजोर विरोध हो। उत्तराखंड की महिलाएं जहां भी सीएम जाएं, उनका विरोध करें। घटिया और कुंठित मानसिकता की सोच वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले जब खाकी चड्डी पहनकर निकलते हैं तो उनके घुटने नहीं दिखते क्या? और उनके घुटने दिखते हैं तो क्या लोगों को संस्कार मिलता है? और महिला के यदि घुटने दिख रहे हैं तो महिलाओं के संस्कार समाप्त हो गए हैं। ये लोग सभी 18वीं सदी में पैदा होना चाहिए था। ये लोग गलती से 21वीं सदी में पैदा हो गए हैं, जो महिलाओं को दोयम दर्जे का समझते हैं। मैं तो उत्तराखंड की महिलाओं से अपील करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये मुख्यमंत्री जहाँ जहाँ जाए वहाँ पर महिलाएं इनका विरोध करें। अवैध प्लॉटिंग और सरकारी जमीनों के बंदरबाट को लेकर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल एक्शन में हैं। मंत्री ने बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और रजिस्ट्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए। यही नहीं, एक मामले में सरकारी जमीन पर बनाए गए 35 फ्लैट को बंधन मुक्त करने पर भी मंत्री ने रोक लगा दी है। इसके साथ ही जमीन गड़बड़ी के तमाम मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बिलासपुर कलेक्टर और बाकी अधिकारियों के साथ मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने बैठक ली थी। राजस्व गतिविधियों की जानकारी के दौरान अवैध प्लॉटिंग जैसी कई शिकायतें भी मिली, जिसके बाद मंत्री ने सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अवैध प्लॉटिंग के संबंध में उसमें हमने निर्देश दिए हैं कि जितनी भी अवैध प्लॉटिंग हुई है या हो रही है उस पर तत्काल जो है रजिस्ट्री पर रोक लगाई जाए। किसी की भी रजिस्ट्री नहीं होना चाहिए। जिला पंजीयक को भी हमने निर्देश जारी कर दिए है। इसके साथ साथ जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उनमें जो भी विधि सम्मत जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई भी कड़ाई के साथ में की जाए। रायपुर वासी के लिए एक अच्छी खबर है। वैक्सीन को लेकर एक बड़ी राहत मिलने वाली है। कोरोना वैक्सीन के 5,26,000 डोज 1-2 दिन में रायपुर वासियों को मिल जाएंगे। वैक्सीनेशन बंद होने की
आशंका जताई जा रही थी, लेकिन बाधित अभियान ये नहीं होगा, ये राज्य सरकार का कहना है। डोज मिलने से कोरोना टीकाकरण अभियान को बड़ी राहत मिलेगी। अभी सरकारी भंडारों में केवल 4 दिन चलने लायक वैक्सीन बची हुई है। इधर महासमुंद के सावित्रीपुर गांव में कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद 55 साल की बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि टीकाकरण से पहले बुजुर्ग की तबीयत ठीक थी, लेकिन टीका लगाने के बाद ही अचानक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिजन ने यह भी बताया कि जहां टीका लगाया गया था वहीं पर मृतक को बहुत दर्द भी हो रहा था। बेहोशी की हालत में जब बुजुर्ग को अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में टीकाकरण प्रभारी अरविंद गुप्ता का कहना है कि कोविशील्ड का टीका सभी को लगाया जा रहा है। मृतक को भी वही टीका लगाया गया था, लेकिन फिलहाल स्थिति साफ नहीं हो पाई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सही कारण का पता चल पाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1097 नए केस सामने आए हैं। 9 लोगों की मौत भी हो गई है। आपको बता दें, रायपुर से 381 और दुर्ग से 320 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 51 और राजनांदगांव में 48 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस की बात की जाए तो ये आंकड़ा 3,929 पहुंच गया है। अब तक प्रदेश में 3,21,880 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें से अगर एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो 3,000 के पार पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ में स्पेशल 26 की तर्ज पर एक फर्जीवाड़ा उजागर हुआ, जहां केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पीआईबी के नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा था। छत्तीसगढ़ जनसंपर्क विभाग के नाम का भी फर्जी इस्तेमाल किया जा रहा था। पीआईबी के नाम पर लोगों को फर्जी नियुक्ति तक की गई। फर्जी दफ्तर के जरिए फर्जीवाड़ा चल रहा था। तो पीआईबी के नाम पर और आकाशवाणी के नाम पे भारत सरकार के सील मोहर लगाकर बड़ा फर्जीवाड़ा यहाँ पर चल रहा था। बड़ा फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जा रहा था। लोगों की नियुक्तियाँ यहाँ पर दी जा रही थी। पुलिस का छापा यहाँ पर पड़ा है और ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त चल रही है। ये इस वक्त फर्जीवाड़ा चल रहा है और आप देख सकते हैं ये यहाँ पर छापेमारी हुई है। मुख्य आरोपी भी यहाँ पर जिनके ऊपर ये आरोप है, ये क्या फर्जीवाड़ा चल रहा था, क्या पुलिस ने छापा मारा है? सर ये फर्जीवाड़ा नहीं है। एक्चुअली मैं फ्रीलांसर मीडिया का डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, मैं मेकिंग करता हूँ मैं, तो बस वही था सर, वो कुछ नहीं है। तो आपके पास कोई लाइसेंस नहीं? नहीं सर, कोई लाइसेंस नहीं। मैं रिसेंटली अभी ऑफिस ओपन किया, कल ही ओपन किया मैंने ओपन रिसेंट। देखिए यहाँ पर पुलिस का छापा पड़ा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। क्या आप लोगों को मिला यहाँ पे? यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट मिले हैं प्रसार भारती के और आकाशवाणी के नाम से जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स मिले जिसे हमने अपने कब्जे में ले लिया है और अब अग्रिम कार्रवाई की जाती है इनके खिलाफ। क्या कोई शिकायत आप लोगों को मिली थी? ये सीएसपी नसर साहब को मिली थी कि जो आकाशवाणी वाले अधिकारी हैं उन्होंने कंप्लेंट की थी। क्या नियुक्तियाँ इन लोगों ने दे दी थी? हाँ, 3 लड़कियों को इन्होंने अपॉइंट कर लिया है। तो देखिए फर्जीवाड़ा चल रहा था और कोई लाइसेंस नहीं है। फिलहाल पुलिस हिरासत में ले चुकी है और इस पूरे मामले पर पुलिस यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। मैंने कल शाम को ही मैं मौके पर आया, यहाँ पर देखा और वाकई मैंने देखा कि ऐसे बोर्ड लगे हुए हैं जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। हमारे भारत सरकार के अधिकारियों के नाम का इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो मैंने मामले को काफ़ी गंभीर माना और तुरंत एसएसपी साहब को, जो एसएसपी रायपुर हैं, उनको सूचित किया और उन्होंने बहुत प्रॉम्प्टली एक्शन लेते हुए आज यहाँ पे छापा मारा और ये चीज़ें सामने आई हैं। पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता मधेश्वर प्रसाद पर रेप के आरोप लगाए गए हैं। बुटीक सेंटर संचालित करने वाली महिला ने ये गंभीर आरोप लगाए। महिला के अनुसार कार्यपालन अभियंता ने साड़ी खरीदने के बहाने उसे घर बुलाया था और पानी में नशीला पदार्थ मिलाकर उसे पिला दिया। फिर बेहोशी की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी के लिए आरोपी के ठिकानों में दबिश दी जा रही है। पूरा मामला बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। सरकंडा थाना में एक बुटीक संचालन करने वाली महिला के द्वारा शिकायत किया गया था कि पीडब्ल्यूडी के एक एम्प्लॉय द्वारा उसका दैहिक शोषण किया गया है, जिस पर जो है
धारा 376, 506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। गौरेला पेंड्रा मरवाही में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। इलाके में भूमाफिया खेत खरीदकर उसमें अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं और एकड़ में खरीदी गई जमीन को डिसमिल के हिसाब से लोगों को बेच रहे हैं। जानकारों की माने तो भूमाफिया ऐसा कर लाखों की जमीन से करोड़ों कमा रहे हैं, जो पूरी तरह से अवैध है। पेंड्रा से धनगवा जाने वाले रोड किनारे के साथ ही आसपास में काफी जगहों पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। वहीं मामला सामने आने के बाद स्थानीय प्रशासन अलग अलग टीमें बनाकर कार्रवाई करने की तैयारी में है। क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की शिकायत निरंतर आ रही थी, जिसको देखते हुए नगर पंचायत के द्वारा एक टीम का गठन किया गया है। अभी तक हमारे द्वारा 5 जगह को चिन्हांकित कर तहसीलदार महोदय को भेजा गया है कि इन जगहों का खसरा नक्शा के हिसाब से बताएं कि जमीन किनको आवंटित है। जमीन का पता चलने के बाद, भूस्वामी का पता चलने के बाद हमारे द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो अवैध प्लॉटिंग को लेकर शिकायत आई है उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और लीगलाइजेशन करने के लिए जो पेनल्टी लगती है उसका भुगतान करवाने के बाद ही लीगलाइजेशन। गरियाबंद में छुरा थाना पुलिस ने बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया है। जब्त गुटखे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद छुरा के वार्ड नंबर 13 में मकान पर दबिश दी गई, जहां 45 बोरियों में अलग अलग कंपनियों के गुटखे के पाउच मिले। जानकारी के मुताबिक बरामद सामग्री की कीमत करीब 2 लाख रुपए है। सिंचाई विभाग में एनीकट निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। करीब 11 करोड़ की लागत से मुंगेली की 2 नदियों में एनीकट निर्माण में मटेरियल की गुणवत्ता पर विभाग का कोई ध्यान नहीं है। सिंचाई विभाग इस एनीकट का निर्माण करा रहा है। सोनपुरी गांव के अमर टापू के पास 4 करोड़ 90 लाख की लागत से बनाए जा रहा एनीकट लगभग पूरा होने को है, लेकिन इसमें स्तरहीन मटेरियल के इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। गड़बड़ी को छुपाने के लिए ऊपर से रिपेयरिंग कर गड़बड़ी को दबाया जा रहा है। इसी तरह सोलहा बेल्हा गांव के पास मनियारी नदी में बनाए जा रहे एनीकट की दिशा भी इसी तरह है। देख के ही पता चलेगा कि जो निर्माणाधीन एनीकट है वो स्तरहीन या गुणवत्ताहीन है। चूँकि निर्माणाधीन है तो ऐसा प्रतीत होता होगा कि वो गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है। और पिछले बार जब वहाँ पर VVIP प्रोग्राम गया तो मैंने 2 बार उसको देखने गया था। अभी 2-3 महीना हुआ है वहाँ उसमें एरिया में मैं गया नहीं हूँ और अपनी बात ध्यान में लाई है। मैं उसको ज़रूर उसमें कार्रवाई करूँगा कि उसमें वास्तव में गुणवत्ताहीन है अथवा निर्माणाधीन होने के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा है। सरकार की तरफ से लोगों की सहूलियत के लिए बिजली बिल हाफ किया गया, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। रायगढ़ में बिजली विभाग को अब भी 211 करोड़ रुपए के बिल की वसूली करना है। वित्तीय वर्ष महज 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे में बिल वसूली के लिए बिजली विभाग की तरफ से 45 टीमें बनाई गई हैं, जो सभी उपभोक्ताओं से पैसे वसूलेंगी। आंकड़ों के मुताबिक 16,000 उपभोक्ता ऐसे हैं जिन पर 20,000 से ज्यादा का बिल बकाया है। 6,400 उपभोक्ताओं पर 50,000 से 1 लाख तक का बिल बकाया है। वहीं सरकारी विभाग का करीब 125 करोड़ रुपए बकाया है। इधर मामले पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही बिल की वसूली हो जाएगी, लेकिन इतनी सहूलियत के बाद भी ऐसी लापरवाही कई सवाल भी उठाती है। लेके शासकीय और गैर शासकीय कुल मिलाकर 225 करोड़ का बकाया राशि है। उसमें से प्रमुख रूप से 125 करोड़ का बकाया राशि जो है शासकीय विभाग में है। उसमें प्रमुख रूप से नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत के जो जल प्रदाय और सड़क बत्ती का बकाया राशि है। लगभग 90% बकाया राशि इन्हीं विभागों का है। और जो प्राइवेट उपभोक्ताओं का बकाया राशि हम लोग लगातार वसूली कर रहे हैं और मार्च के अंत तक वो टारगेट में आ जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर राजनांदगांव में स्कूल के छात्रों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। शहर के गुरु नानक हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने अपनी मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया। कक्षा 9वीं और 11वीं के लगभग 30 से 40 स्टूडेंट्स ने इसमें शामिल हुए और उनका कहना है कि कोरोना काल में जब पढ़ाई ऑनलाइन हुई तो परीक्षा भी ऑनलाइन आयोजित की जाए। वहीं जानकारी मिलते ही जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्टूडेंट्स को समझाइश दी। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि बच्चे ऑनलाइन परीक्षा देने की मांग कर रहे थे, लेकिन समझाइश के बाद वे ऑफलाइन परीक्षा देने पर तैयार हो गए हैं। कुछ 30 से 40 बच्चे 9th और 11th के जो है ऑनलाइन के लिए मांग कर रहे थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड के सचिव आदरणीय श्री गोयल साहब से चर्चा हुई
और उन्होंने तत्काल कहा कि जो बच्चे ऑनलाइन दिलाना चाहते हैं उनको ऑनलाइन अलाउ करने के लिए कह दिया गया था। बाद में प्रबंध कमेटी से जो है चर्चा हुई तो सौहार्दपूर्ण में जो है बच्चों से चर्चा की गई और बच्चे जो है ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए सहमत हो गए। प्रबंध कमेटी भी चाहता है कि किसी भी बच्चे का जो है अहित ना हो, इसलिए जो है बच्चों से चर्चा करके जो है आगामी परीक्षा जो तिथि है वो नियमित रूप से जो है परीक्षा आयोजित की जाएगी। बालोद में बेरोजगारों के साथ हुए छलावे को लेकर आज भी स्वास्थ्य विभाग सक्रिय नहीं हुआ है। दरअसल 2019 में स्वास्थ्य विभाग ने भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, मगर भर्ती प्रक्रिया के आखिरी चरण में पहुंचने के बाद विज्ञापन निरस्त कर दिया गया। अब फिर पुराने पदों को जोड़कर नया विज्ञापन जारी किया गया है। पहले इस संबंध में सीएमएचओ ने कहा था कि पहले जो आवेदकों ने आवेदन किए थे वे कार्यालय में आवेदन जमा कर अपना डिमांड ड्राफ्ट वापस ले सकते हैं, लेकिन अब तक स्वास्थ्य विभाग ने इसे लेकर कोई सूचना जारी नहीं की। 14 दिनों बाद अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ाए जाने के बाद गरियाबंद के शिवम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कुरूद गांव में शिवम से मिलने जनसैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रथ में बैठाकर शिवम को पूरे गांव में घुमाया गया। विधायक अमितेश शुक्ला और जिला पंचायत सभापति लक्ष्मी साहू भी इस दौरान मौजूद रहे। सरगुजा के आदिवासी बहुल क्षेत्र के युवा पढ़ाई से लेकर खेल तक में कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। इस बीच अंबिकापुर की रहने वाली दिव्या गुप्ता को मिस छत्तीसगढ़ एम्बेसडर विजेता घोषित किया गया है। दिव्या ने रायपुर में आयोजित फैशन एफिनिटी मिस छत्तीसगढ़ 2021 में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें उन्होंने ये सफलता हासिल की। दिव्या आगे चलकर मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती है। आदिवासी क्षेत्र से निकलकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं था। आज वो हजारों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है।